क्या बच्चा हर कोई उतना कोशिश कर पाता है? नहीं। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है कि आप जेईई एडवांस का पढ़ा तो रहे हो, पर क्या वो बच्चे के लिए फायदेमंद है? क्या उसे पहले नीट का ही सॉल्व करना नहीं आ जाना चाहिए? क्योंकि जो जोश में तो पढ़ाने थे पढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है टीचर लोग वो नहीं सोचे, बुरा ही सोचे, मतलब अपने ही फायदे का सोचे नहीं। आया है क्वेश्चन उस लेवल का तो ठीक है, कर रहे हैं बच्चे के लिए। पर एक और चीज है कि क्या बच्चा उस लेवल को झेल पाएगा? ठीक है। और जो वो है कि जेई एडवांस के टीचर से पढ़ना, वो मुझे लग रहा है वो सही नहीं है, क्योंकि जेई एडवांस का जो टीचर है उसकी जो मैथ्स की लेवल है फिजिक्स में, वो कहीं ना कहीं एट किसी ना कोई एक पॉइंट पे तो मारेगी बच्चे को, मुझे लग रहा है। हो सकता है ना हमारे बच्चे को पूरा समझ में आ जाए, वो टीचर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, टीचर अच्छे हैं, पर मेरी जो सोच है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा किसी ना किसी बच्चे को चोट पहुंचाएगी, और पहुंचाएगी जरूर, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि एट दी एंड मैं भी कभी स्टूडेंट था और अभी भी स्टूडेंट हूँ। था क्या, अभी भी स्टूडेंट हूँ मैं। तो ठीक है, तो बैक टू द टॉपिक, हम लोग तो क्या बात करनी है, रोड मैप नीट 2026 के लिए। और मैं इसमें बात करूँगा बेसिकली बायोलॉजी में। इसमें किसकी बात करूँगा? बायोलॉजी, तो मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मैं बायोलॉजी की बात कर सकता हूँ। वैसे तो मैं बता देते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में भी बता सकता हूँ, पर मैं बायोलॉजी के ऊपर बात करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं कि हम लोग तो दिमाग में क्या सेट रखना है कि अब जो एग्ज़ाम है वो अगले साल है, और हम लोग के पास एग्जैक्ट 12 महीनों का समय नहीं है। एग्जैक्ट 12 महीनों का समय नहीं है, अब तो लगभग बस 11 महीनों का समय है। उन 11 महीनों में से मुझे करीब करीब अपना सिलेबस 8 महीने में ख़त्म कर लेना है किसी भी रूप में। और फिर बता देते हैं 3 महीने की क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, ये जरूरी है। अब लोग बोलेंगे सर जी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने से थोड़ी होगा। अरे सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं होने से होगा तो क्या अधूरे सिलेबस में कल बेसिक से पढ़ के एकदम घुस के पढ़ के क्या आधे सिलेबस में नीट क्लियर हो जाएगा बिना रिवीजन के? नहीं होगा। तो ये कोशिश करें कि एटलीस्ट आपका 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हाँ कि ना? हाँ कि ना? ठीक है। और 3 महीने का जो आपको स्पैन मिलेगा उसमें आपको रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वो आगे बात करते हैं धीरे धीरे। पहले नीट 2025 के पेपर के एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो इस बार जो पेपर आया वो किसी भी एंगल से इजी तो नहीं था। इजी तो नहीं था। क्या मॉडरेट था? हाँ मॉडरेट थे। कुछ क्वेश्चन घुमा देने वाले थे और कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए थे, जैसे कि कौन सा जो वो है अल्कोहल एथिलीन वो नॉन डिस्टिलेटेड है, हाँ कि ना? ये सब जो उसका आंसर राउंड था। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये जो है ये मॉडल लेवल क्वेश्चन है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए। कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछे गए थे जो कंसेप्चुअली सॉल्व होते। आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए, आपके कंसेप्ट उसके लिए अच्छे होने चाहिए। तो क्या टीचर कंसेप्चुअली पढ़ा लेते हैं? हाँ टीचर कंसेप्चुअली पढ़ा लेते, पर कि इसमें मैं जो बोल रहा हूँ इसमें बच्चों से बहुत बड़ी गलती हुई है, क्योंकि मैं ऐसा स्टूडेंट मैं जानता हूँ कि अनलोते दिमाग में क्या आता है। अनलोते दिमाग में क्या आता है कि अगर इस चीज़ के कंसेप्ट को समझने में, मान लेते हैं कोई टॉपिक है ए, इस टॉपिक के कंसेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो लोग क्या करते हैं इसे लेदर देन आस्किंग फ्रॉम टीचर, ऐसा स्टूडेंट क्या सोचाती है कि मैं इसे लत लेता हूँ, तो बायोलॉजी हो जाएगी लतने से। अभी तक नहीं 2025 में ये लग रहा था, पर ये नहीं है। अब अगर इस टॉपिक का मैं मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो मैं टेस्ट सीरीज लूँगा अब उसमें भी क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें भी मुझे लगने से मेरा फ़ायदा नहीं होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। अब कंसेप्चुअली मतलब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि पूरा उसमें कुछ भी पढ़ लो। एक बाउंड्री के अंदर रहते जितने एनसीईआरटी में दिया है उसको पढ़ने के लिए जितने कंसेप्ट चाहिए उतने कंसेप्ट की ज़रूरत है।
अब जितने कंसेप्ट चाहिए तो एक चीज को समझाने के लिए इन्फिनाइट कंसेप्ट आप लगा सकते हो, तो अलग केसेस पे केसेस, पर वैसे नहीं जाना है, एक केस लेना है जो आसान है, जो बाकी चैप्टर से भी लिंक करता है और उसके हिसाब से पढ़ना है। तो सर क्या नीट 2025 का पेपर मॉडलेट था? मॉडलेट नहीं था, थोड़ा सा मॉडलेट से ऊपर और एकदम हाथ से नीचे। मतलब मैं बोल सकता हूँ ओवरऑल जो पेपर था ना, वो मॉडलेट और मिड के बीच का था। जो ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडलेट और हार्ड के बीच का था, बायोलॉजी का बोल रहा हूँ। तो दी एकदम ज़्यादा इजी भी नहीं था, मॉडलेट भी नहीं था, मॉडलेट से हल्का ऊपर और हाथ से हल्का नीचे। मतलब कुछ क्वेश्चन जो हार्ड थे और कुछ क्वेश्चन मॉडलेट थे, तो वो बैलेंस होते बीच में आ गया, हाँ कि ना? ठीक है सर। ये अब ये बायोलॉजी के बारे में बात की, क्या ओवरऑल पेपर मॉडलेट था? नहीं। फिजिक्स इतना ज़्यादा आता थी, वो केमिस्ट्री भी हल्का मॉडलेट होने के बाद बताते थे, बायो भी मॉडलेट और हार्ड होने के बाद भी वो पेपर को किस में ले गया, हाथ में ले गया, नीट 2025 के पेपर को, हाँ कि ना? हाथ में ले गया। अब यहाँ से एक चीज सीखनी है कि क्या उन क्वेश्चन तो छोड़ा नहीं जा सकता था? जा सकता था। पर अभी तक नीट 2025 के पेपर के हिसाब से, नीट 2025 या नीट 2024 तक जितने भी पेपर हुए, उन पेपर से ये एक आदत बन गई थी कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आपकी जो रैंक है वो अच्छी खासी नीचे जा सकती है। इसीलिए बच्चों में ये आदत आ गई थी कि क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना है, थोड़ा सा जी जान लगेगा पर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। कुछ बच्चों में ये आदत आ गई थी, इनफैक्ट कुछ बच्चे एक कोचिंग में, तो वो इतनी सारी कोचिंग में हजारों लाखों बच्चे हो गए, हाँ कि ना? ठीक है। तो हार्ड पेपर था ओवरऑल, पर बायो में हार्ड और मॉडलेट के बीच का था। दूसरा, तो नीट 2026 में हम लोग तो कैसे पढ़ना है, नीट 2026 में कैसे पढ़ना है ये बात करनी है। तो अभी अब जो नीट 2025 में हो गया वो हो गया, उसके ऊपर बतिया के मैं आधा घंटा उसी के ऊपर यकीन करते रहूँ, कोई फायदा नहीं। एनटीए को गाली बकते रहूँ, कोई फायदा नहीं। एनटीए को गाली बकते रहूँ, कोई फायदा नहीं, हाँ कि ना? क्योंकि सीधा सा अगर पेपर देखोगे तो मान लेते हैं 180 क्वेश्चन, करीब करीब 90 क्वेश्चन आए हैं बायोलॉजी में, हाँ कि ना? तो इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन बाहर के थे, और फिर जो 88 क्वेश्चन थे, 88 क्वेश्चन जो थे, ये जो थे ये एनसीईआरटी के अंदर के थे, हाँ कि ना? यस सर, ये 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर के थे। तो अगर ये 88 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए तो इसमें किसकी गलती है? टीचर और स्टूडेंट दोनों की गलती है। मैं तो मानता हूँ दोनों की गलती है। ठीक है, अकेले स्टूडेंट या अकेले टीचर की नहीं, दोनों की गलती है, हाँ कि ना? दोनों की गलती है। अब इस गलती को मैं छुपाने के लिए यूँ तो मैं क्या कर रहे हैं बहुत से लोग, स्टूडेंट्स और टीचर दोनों में ये देख रहा हूँ मैं, तो इस गलती को छुपाने के लिए वो इस गलती एनटीए की इस गलती को पकड़ रहे हैं, और इसे क्या कर दे रहे, इसे ऐसा दिखा दे रहे कि 2 क्वेश्चन ना होते, पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन है, अपनी इस गलती को छुपाने के लिए कि बच्चों के साथ इंसाफ करो, जस्टिस दो बच्चों को, बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। क्या पेपर हार्ड सेट करना गलती है? नहीं। एक जो पेपर है जिससे नेशनल लेवल जो पेपर है उससे देश का आने वाला फ्यूचर सेलेक्ट हो रहा है, तो आप क्या चाहोगे कि टॉप कैडेट से सेलेक्ट हो? तो यदि आप ढीले कैडेट तो नहीं दे सकते, आप ढीले कैडेट तो किसी भी हाल में बंदूक नहीं दे सकते चलाने के लिए, हाँ कि ना? क्योंकि वो एट द एंड सोसाइटी में इम्पैक्ट डालेगा, और सोसाइटी में जब गलत इम्पैक्ट जाता है तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब जैसे बोलूँ तो जैसे वेस्टर्नाइजेशन, जो वेस्टर्नाइजेशन है सोचो का इंडिया में जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, गलत है। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, गलत है। क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी है वो वेस्टर्न सोसाइटी से बहुत अलग है, वहाँ के केसेस अलग है, यहाँ के केसेस अलग हैं, हाँ कि ना? तो जो एकदम ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन है ना, ये मॉडर्नाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन तो हम लोग वेस्टर्नाइजेशन के बराबर मान लेते, पर वो गलत है, पर वो गलत है। तो वैसे ही
बता देते हैं। जो ये है कि हाँ, तो पेपर सेट नहीं होना चाहिए, ये जो सोच है ये गलत है। हार्ड पेपर सेट होना चाहिए, उससे नेचर का वो डिफाइन हो रहा है आने वाला फ्यूचर। और मैं देखता हूँ कि नीट के तो छोड़ो, चलो इसमें तुम लोग समझोगे भी, स्टूडेंट से मैं देखता हूँ कि सीबीएसई बोर्ड के पेपर में हार्ड पेपर आ गया, तो तुम लोग तो क्या लगा रहा था, क्या तुम लोग आखिर के एक महीने में पढ़ के जाओगे और टॉप कर दोगे? ऐसा लेवल, ऐसा पेपर जो बता देते हैं ग्रेजुएशन जैसा माना जा सकता है आपकी स्कूल लाइफ से। एक महीना, क्या वो एग्जाम इतना वीक होना चाहिए? क्या एक नेशनल लेवल का एग्जाम, सीबीएसई के बोर्ड भी नेशनल लेवल के एग्जाम है, क्या ये जो बोर्ड्स के जो एग्जाम है क्या ये इतने वीक होने चाहिए? और उनमें उसके ऊपर से ग्लेस मार्किंग चाहिए? क्या सीबीएसई शुरुआत से नहीं बोल रहा थी पूरे साल भर से पढ़ते हुए आप? क्या वो कंटेंट नहीं दे रहा? एनसीईआरटी उठा के देखो, उसकी एनसीईआरटी में कंटेंट है, उसकी एनसीईआरटी में कंटेंट है। अब प्रॉब्लम लाई कर रही है टीचर में, कोचिंग इंस्टीट्यूट में और बच्चों में, जो उस कंटेंट का यूज करते उस लेवल में नहीं पहुंचना चाह रहे। क्या तो सीबीएसई फॉर्मूले नहीं दे रहा है? क्या पेपर दाते थे एनसीईआरटी में वो नहीं दे रहा, थ्योरी नहीं दे रहा है। अब उसकी मर्जी ना, तुम लोग कैसे बताओगे कि किस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने चाहिए? वरना तुम लोग ही पेपर सेट नहीं कर लेते। तो ये सोच के चलना है। तो बैक टू दी टॉपिक आते हैं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ तो कि हम लोग तो समझना है कि गलती किससे हुई है और किस लेवल पे हुई है। हाँ कि ना? ठीक। अब आते हैं नीट 2026 के बारे में बात करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले एक है एस्केप। एस्केप मतलब निकलो बाहर, उससे एस्केप करो, वहां से निकलो। पर किस चीज से? गिल्ट से। किससे निकलना है? गिल्ट से। किस चीज के गिल्ट से? कि पेपर अच्छा नहीं किया, काश मैं 2025 के लिए जो समय मेरा वेस्ट हुआ, जो मैंने मक्कारी की, क्या मैं वो नहीं करता? तो अब वो बीत गए समय, उससे अब तो गिल्ट से निकलना है पर उसे भूलना नहीं है। गिल्ट से निकलना है पर भूलना नहीं है, उसे याद रखना है। अब जो गलती अब तो इस साल दिखे कि जो मैं पिछले साल भी कर रहा था, उस गलती से तो आपको रोकना है। हाँ कि ना? ये सर उस गलती तो रोकना है। और फिर जो गलत आदत पाल ली, फोन देखना, मास्टरबेशन करना, ओपनली बोलो। या कई लोगों का रहता है एनिमे देखना, या मांगा पढ़ना, मानवा पढ़ना, हाँ कि ना? वेब सीरीज देखना, ये सबको एस्केप करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं आज बोला कल से आप छोड़े, और नहीं, वो रिबाउंड मारेगा और बहुत गंदा रिबाउंड मारेगा। अगर आप एक हफ्ते के लिए अचानक से छोड़ोगे, अगले 2 हफ्ते नहीं पढ़ोगे, पक्का बता देना, पक्का बता देना। तो एक महीने का टाइम कर लीजिए और धीरे धीरे छोड़ना है। धीरे कैसे छोड़नी है? पहले अभी धीरे धीरे छोड़ना है। मतलब अभी अगर आज, अगर अभी आप पूरे दिन वो सब कर रहे हैं, तो आधे दिन, आधे दिन कीजिए, एक हफ्ता। फिर उसके बाद सिर्फ 2 से 3 घंटा कीजिए, फिर 1 घंटा कीजिए, फिर आधा घंटा कीजिए, हाँ कि ना? फिर 10 मिनट कीजिए, और 10 मिनट के बाद आप उसे जीरो कर सकते हैं। या मैं बोलता हूँ कि अगर आप तो एंटरटेनमेंट का थोड़ा सा सोच चाहिए तो 10 मिनट चलता है। पर याद रखना, वो 10 मिनट धीरे, पहले 10 मिनट होगा एक महीने के लिए, तो वो धीरे से वापस 2 घंटे पे आएगा, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो उस चीज़ को आपको एस्केप करना है। और क्या रखना है अपने दिमाग में कि अब हम लोग तो क्या चलना है, लर्निंग एटीट्यूड लेके चलना है। लर्निंग एटीट्यूड लेके चलना है। जहाँ से आपको सीखने का मौका मिल रहा है, जिस चीज़ से सीखने का मौका मिल रहा है उससे सीखना है। तो दूसरी बात है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। किस चीज़ की इम्पोर्टेंस? ये है सब्जेक्ट की। मैं बायोलॉजी के लोग में भी बात कर रहा हूँ, तो मैं बायोलॉजी की ही इम्पोर्टेंस की बात कर रहा हूँ। अभी तक 2024 के एग्जाम से लगता था बच्चों तो कि यार बायोलॉजी तो हो ही जाएगी, तो बच्चे क्या करते थे, अपने बायोलॉजी के लेक्चर को स्किप कर देते थे। अब बायोलॉजी जो है वो रैंक डिसाइड कर सकती है, हाँ कि ना? रैंक डिसाइड कर सकती है। तो बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस को समझे कि सिर्फ लतने से नहीं चलेगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन करनी पड़ेगी, कंसेप्चुअली लर्न करना पड़ेगा, हाँ कि ना?
ठीक है। अब कंसेप्चुअली लर्न करने में क्या होता है, लर्न में एक आ जाता है कि हार्ड लर्न करना, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही पढ़ना, और एक हो जाता है कंसेप्चुअली पढ़ना, पर उतना पढ़ना जितना आपके सिलेबस में दिया है। और सिलेबस में क्या दिया है, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी को आपको लटना नहीं है, मगअप नहीं करना है। ऑब्वियसली देखा तो मगअप करना है, जैसे 1.7 टू 1.8 मिलियन हो गया या 1.5 मिलियन हो गया, ये सब डेटा तो आपको याद रखना है। पर जो बाकी चीज़ें हैं उन्हें आपको कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो चीज़ें आपको उन्हें कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब यहाँ पे आप तो ऐसा नहीं है कि हार्ड नहीं पढ़ना है या कंसेप्चुअली नहीं पढ़ना है, दोनों पढ़ना है। पर आप तो ज़्यादा भटकना नहीं है। जैसे कई टीचर लोग बहुत, जो पुराने जो टीचर हैं 2015 से पहले वाले, उस समय जो कंटेंट चलता था, उस कंटेंट में अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी से बाहर हैं, वो अभी भी चल रही हैं इन द नेम ऑफ कंसेप्चुअल भी, कि वो कंसेप्चुअल चीज़ें, ये गलत है। वो कंसेप्चुअल, इवन दो दे आर कंसेप्चुअल, बट वो बाहर की चीज़ें हैं। अब उनके ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो एनसीईआरटी में जितना है उसे 10% लेफ्ट, 10% राइट लेके आपको कवर करना है। ठीक है। अब आता है कि क्लास कैसे अटेंड करनी है, कि ऑनलाइन क्लास ले लें या ऑफलाइन क्लास ले लें, तो कैसे क्लास अटेंड की जाएगी, ये सबसे पहले वो आता है कि हम लोग क्लास ले लें, हम लोग क्लास ले रहे हैं। तो मान लेते हैं आज एक लेक्चर हुआ, तो क्या घर जाते डायरेक्टली डीपीपी या एमसीक्यू सॉल्व कर लेना चाहिए, या पहले एनसीईआरटी रीडिंग करनी चाहिए फिर एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से कि क्लास हुआ, 5 बजे क्लास हुआ, रात तो 8 बजे मैं एमसीक्यू लगा रहा हूँ, गलत है। मेरे हिसाब से गलत है। मुझे क्या करना है, आज अगर मेरा 5 बजे, शाम को 5 बजे क्लास हुई, आज अगर मेरा शाम को 5 बजे क्लास हुई, तो मैं 8 बजे रात को अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग करूँगा, फिर सो जाऊँगा, फिर क्या करूँगा, सो जाऊँगा। और जो मुझे डीपीपी मिली है उस लेक्चर की, वो मैं अगले दिन सुबह उठ के सबसे पहले यही काम करूँगा। सुबह उठ के जो फर्स्ट दिन करूँगा, जो पहली चीज़ करूँगा वो ये करूँगा। तो इस पैटर्न में आपको करना है। अब इस पैटर्न में ही क्यों करना है, क्योंकि आप क्लास में क्या पढ़े, कंसेप्ट पढ़े, कंसेप्ट वाले अब क्लास में, अब उसी डायरेक्टली आप ट्यूलन लगा दोगे तो वो कंसेप्ट आपको याद है, वो कंसेप्ट आपको क्या है, याद है। तो अब आपको, तो क्या इससे आपका दिमाग वो हुआ, सोचने में मजबूर हुआ? नहीं। तो वो चीज़ें आप तो पहले से याद थी। पर जब आप क्लास पढ़ेंगे, वो कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उन्हें एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, तो आपकी एक कंसेप्ट की चेकिंग होगी, आपके कंसेप्ट की चेकिंग होगी। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा। उसी दिन अगर फ्लैट, तो थोड़े समय बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, यार इस चीज़ को टीचर ने ऐसे पढ़ाया था। वहाँ पे आपकी ब्रेन जो है वो सोचने में मजबूर होगी, याद करने में मजबूर होगी, हाँ कि ना। तो कंसेप्ट जो है वो लंबे समय तक याद हो पाएंगे, समझ में आ पाएंगे। फिर अगले दिन क्यों करना है एमसीक्यू, उसी दिन क्यों नहीं? क्योंकि वही पहला वाला प्रॉब्लम आ जाता है कि कंसेप्ट अभी आपको याद है, अगले दिन जब आप सो के उठेंगे, जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो आपके ऊपर वो जो पुराना जो कंसेप्ट है वो उसका जो लोड है वो नहीं रहेगा, हाँ कि ना। दूसरी बात, अब तो जब तुरंत सो के उठेंगे, तैयार हो जाएंगे, तो अब तो पढ़ने चालू करने की जो स्टार्टिंग पेस रहती है वो बहुत धीरे रहती है, तो उस समय माइंड जो लहला रहता है वो चालू हो रहा रहता है। तो उसी समय आपको माइंड में क्या डालना है, मारना है, केक मारना है। जैसे बाइक तो सुबह स्टार्ट करते हैं तो 2-3 केक लेती है, हाँ कि ना। तो वैसे ही आपको उस समय दिमाग को केक मारना हो। केक कैसे मारोगे आप दिमाग को, बोलोगे कि यार ये कंसेप्ट याद हो कि कल क्या कंसेप्ट पढ़ाया था सर ने। तो ये जो कि कल सर ने क्या कंसेप्ट पढ़ाया था, ये किससे हो सकता है, उस दिन की डीपीपी से, उस दिन की डीपीपी से, हाँ कि ना। यस सर। उससे पहले फिर आ जाता है कि क्लास कैसी है आपकी, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुद से सिंसियर होकर पढ़ सकते हैं तो ऑनलाइन चूज़ कीजिए, अगर आपको चाहिए कि पीछे कोई लगे तो ऑफलाइन चूज़ कीजिए, हाँ कि ना। और ऑफलाइन में ऐसा नहीं है कि हर कोचिंग में लगे, तो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कीजिए। दूसरी बात कि जो बुक सॉल्व करेंगे वो कैसी बुक होनी चाहिए, क्या वो एक्स्ट्रा
कंटेनिंग बुक होनी चाहिए या सिर्फ एनसीईआरटी का डेटा कंटेनिंग बुक होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड बुक। वो कैसी होनी चाहिए? एनसीईआरटी बेस्ड बुक होनी चाहिए बस। और उसमें सिंगल लाइन इन क्वेश्चन होने चाहिए या स्टेटमेंट बेस्ड? मैं बोल रहा हूँ कि सिंगल लाइन इन भी होने चाहिए और कंसेप्ट स्टेटमेंट वाले भी होने चाहिए। बस सिर्फ सिंगल लाइनिंग जो अभी तक होता था वो नहीं चलेगा, सिर्फ सिंगल लाइनिंग नहीं चलेगा। सिंगल लाइनिंग में क्या होता है, अब हम लोग तो एक स्टेटमेंट याद आता है, हम लोग मान लेते हैं और उसे वो याद आता है, उसे मान लेते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। पर जब स्टेटमेंट दो तीन स्टेटमेंट एक साथ दिए जाते हैं या अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं एक ही साथ, तो क्या होता है हमारे दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा होता है हमारे कंसेप्ट को लेके। और जब मैंने बोला कि कंफ्यूजन पैदा होगा तो दिमाग में प्रॉब्लम आएगी, दिमाग में जोर पड़ेगा। और दिमाग में जब जोर पड़ेगा तो जो ब्रेन की एफिशिएंसी है कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को याद रखने की, समझने की, वो बढ़ जाएगी। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी होने चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। अब बुक जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड होनी चाहिए, पर उसमें क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए। ठीक है। अब आते हैं डोंट गो फार फ्रॉम एनसीईआरटी। बहुत ज़्यादा फार नहीं जाना है, मतलब कि ये एनसीईआरटी की बुक है। अब मैं पता चला कि पियर्सन की बुक पकड़ ले बैठता हूँ या सेंगेज की बुक पकड़ ले बैठता हूँ, या जो एक और आती है, कौन एक और आती है ना, दूसरी बुक थी वो, तो वो पकड़ के बैठता हूँ जो ओलंपियाड में यूज़ होती है। उसका कोई फ़ायदा नहीं, वो किस चीज़ के, नो यूज़ के हैं। वो किस चीज़ के हैं, उनका कोई ज़रूरत नहीं है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपको नीट क्लियर करना है और उसका सिलेबस एनसीईआरटी से आ जाएगा। अब आप तो इसका जो सिलेबस है उसे अच्छे से पढ़ना है, उसे अच्छे से पढ़ना है, इस पे फोकस करना है, रेदर देन आप इधर उधर दूसरी किताबों में पढ़ को। आप तो एनसीईआरटी की चीज़ों को समझना है। अब जो टीचर्स हैं वो एक्स्ट्रा कंसेप्ट बताते ही हैं एनसीईआरटी के कंसेप्ट तो समझने के लिए, पर वो अभी तक क्या होता था, टी एक्स्ट्रा ज़्यादा एनसीईआरटी से बाहर आ नहीं रहा था, कि एनसीईआरटी में घुमा के पूछा नहीं जा रहा था। तो वो जो एक्स्ट्रा ज्ञान था कंसेप्ट के लिए, उसे लोग या तो अपने नोट्स में डालते नहीं थे, अगर क्या नोट्स में डालते नहीं थे, और अगर डालते थे तो उसे रिवाइज नहीं करते थे, रिवीजन के समय उसे स्किप कर जाते थे कि ये एक्स्ट्रा इससे क्या है, मुझे तो बस याद करना है। पर अब वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दूसरी बात जो टेस्ट है कि हम लोग एकदम लाइन से चल रहे हैं, हम लोग ने क्लास ली, फिर उसके बाद हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके एमसीक्यू अगले दिन। फिर जब एक चैप्टर ख़त्म होगा तो हम उसकी यानी फिर क्लास में जो एनसीईआरटी के ज़्यादा बाहर नहीं जाना ये पढ़ा। फिर चैप्टर ख़त्म होगा तो चैप्टर के बाद क्या होगा, हम लोग तो बुक से क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तो बुक कैसी चाहिए। अब जब बुक कैसी चाहिए वो भी बता दिया, बुक में कैसे क्वेश्चन होने चाहिए वो भी बता दिया। दूसरी बात, फिर बुक कैसी होनी चाहिए वो हो गया। फिर दूसरी बात क्या है कि अब चैप्टर खत्म हुआ है तो टेस्ट होंगे, तो टेस्ट कैसे करना है। तो क्या होता है कि आप तो टेस्ट से दूर नहीं भागना है। क्या होता है कि जो पहले या दूसरा जो टेस्ट लेता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसे एकदम शिद्दत से देते हैं, इसे एकदम जीनो जान से देते हैं, पर इसके बाद के जो टेस्ट हैं, इसके बाद के जो टेस्ट हैं उन्हें नहीं देते। क्यों? क्योंकि इन दो टेस्ट में उनका अच्छा हाल रहता है, पर जैसे जैसे टेस्ट होते जाते हैं आपके मार्क्स जो हैं वो हल्के डिक्रीज कर जाते हैं इनिशियल टेस्ट से। ऐसा क्यों? क्योंकि इनिशियल टेस्ट में आपके पास कंटेंट कम था टेस्ट के प्रिपरेशन पे, पर अब जैसे जैसे सिलेबस बढ़ा है कंटेंट ज़्यादा आ गया, तो ऑब्वियसली अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, तो आपके मार्क्स डिक्रीज करेंगे। और जहाँ मार्क्स डिक्रीज करते टेस्ट देना छोड़ देते हैं। जो सबसे बड़ी गलती है, टेस्ट जो है वो मान लेते हैं आपके, वो है आपके मान लेते हैं, ये बेसिकली मिलर्स हैं। जैसे हम मिलर में अपना प्रतिबिंब देखते हैं ना, अपनी रिफ्लेक्शन, तो ये आपके तैयारी की रिफ्लेक्शन दिखा देते हैं एट दैट पॉइंट, हाँ कि ना? ठीक है, तो इनसे दूर नहीं भागना। दूसरी जो चीज़ है वो टेस्ट की एनालिसिस होनी बहुत ज़रूरी है, टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए कि आप इस टेस्ट में कौन से कंसेप्ट आपके गलत हुए, वो कंसेप्ट आपके अगले टेस्ट में गलत नहीं होने चाहिए, ये आपकी कोशिश लेनी चाहिए। दूसरी बात, इस टेस्ट में जो क्वेश्चन में गलतियाँ हुई वो कैसे हुई, क्या मुझे उस समय कंसेप्ट याद नहीं है या सिली मिस्टेक हुई, हाँ कि ना? ये पता होना चाहिए आपको। या मैंने ये चीज़ें पढ़ी ही नहीं थी, ये मुझे पता होना चाहिए।
और ये वेल डॉक्यूमेंटेड रहना चाहिए, एक कॉपी में लिखा होना चाहिए। तो टेस्ट एनालिसिस की एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, इसकी एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। हाँ कि ना? यस सर। तो टेस्ट एनालिसिस की एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप टेस्ट दें, ऑनलाइन दे और ऑफलाइन दे, तो आप तो हमेशा OMR फिल करते रहनी है। तो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो OMR में होने वाला है, और OMR में गलती बहुत लोगों की होती है, इनफैक्ट मेरी भी होती है कि ना? तो OMR में जो गलती है वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। OMR की जो गलती है ये सबसे ज़्यादा पेन देती है। तो जी आप तो पता है कि इसमें कि आप तो पता है कि आप तो कंसेप्ट आ रहे हैं, आपने क्वेश्चन जो सॉल्व किया सही हो, पर क्या होता है गलती से हम लोग थ्री की जगह 4 मार्क कर देते हैं। थ्री में ऑप्शन था बी और 4 में ऑप्शन था सी। तो जल्दी जल्दी में हम लोग बी को इधर फोर्थ में मार्क कर देते हैं, और ये जो सी है ये फिफ्थ वाले क्वेश्चन में मार्क हो जाता है। तो ऐसे में आपके 10 मार्क चल देते हैं, और ये जो मेन एग्जाम में जाते तब सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो इस चीज़ से बचने थे अल्लाह, तो पहले से ही अपनी जो तलवार है उसमें धार करके रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक। आपके पिछले साल की क्या मिस्टेक है, आपकी क्लास में क्या मिस्टेक है, या टेस्ट में क्या मिस्टेक हो रही है, या जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो क्या मिस्टेक हो रही है, उन मिस्टेक को आइडेंटिफाई कीजिए। कोई ऐसा हो आपके पास हो जिससे आप डिस्कस कर सकें तो उससे डिस्कस कीजिए। अगर कोई आपके पास नहीं है तो आप मुझसे डिस्कस कीजिए, मेरे कमेंट में आते लिखिए, मैं ऑब्वियसली आंसर दूंगा। हाँ कि ना? ठीक है। दूसरी बात, अगर आपसे वो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप मेरे कमेंट में भी नहीं लिख पा रहे हैं, तो फिर तो सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं उस मिस्टेक को क्लैरिफाई करने के लिए, और जो कर सकते हैं वो करिए। मैं बस इतना बोल सकता हूँ, जो कर सकते हैं वो मिस्टेक को सुधारने के लिए वो करिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो ये जो मिस्टेक है वही आपके आपके लाहा में काटे हैं, आपके लाहा में आने वाली खाई, ये मिस्टेक्स ही हैं। और ये मिस्टेक्स लगते हैं अंदर तो छोटे छोटे हैं, पर जब ये एक जगह आपके रिजल्ट वाले दिन या आपके एग्जाम वाले दिन जब क्वेश्चन पेपर साथ आता है तो ये एक पहाड़ की तरह लगते हैं जो आपके सिर के ऊपर बैठे रहता है। इससे बचना है, ठीक है। दूसरी बात आती है रिवीजन, और ये आखिरी चीज़ है। लाइन से बता दिए क्लास में क्या करना है, क्लास कैसी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए बता दिए। फिर उसके बाद क्लास के बाद क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, अगले दिन सॉल्व करना है। फिर टेस्ट में कैसे करना है, टेस्ट से दूर नहीं भागना है, टेस्ट के एनालिसिस करने हैं। हाँ कि ना? टेस्ट हर कोई देना है, चाहे आप सिलेबस उस समय आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ हो या ना हो, या आप सिलेबस को रिवाइज कर पाए हो या ना कर पाए हो, आपको टेस्ट देना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर उसके बाद आता है आखिरी चीज़ रिवीजन, और ये बेस्ट वेपन माना जाता है किसी भी चीज़ में। एक तलवार, एक जो धनुर्धारी है, अगर वो भी अपना जो है निशाना लगाना भूल जाए या निशाने लगाने की प्रैक्टिस छोड़ दे तो उसका भी निशाना चूक जाता है। हाँ कि ना? हाँ कि ना? इसलिए कांस्टेंट आपको प्रैक्टिस चाहिए रहती है, और आपको कांस्टेंट कंसेप्ट होते रिवाइज करना रहता है, ठीक है। और रिवीजन में आजकल एक टैलेंट चला है, उस चीज़ की पहले बात कर लेता हूँ कि वीडियो से रिवीजन। वीडियो से रिवीजन कभी नहीं करना। आप तो रिवीजन की एक ही टेक्निक यूज़ करनी है, एक्टिव रिकॉल। आपके जो कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो उसे आपको रिकॉल करना है, एक पेज ले लेना है, उसमें चैप्टर की हेडिंग लिख लेनी है, और फिर आपको सोचना है यार मैं इस चैप्टर में ये पढ़ा हूँ, इस चैप्टर में ये पढ़ा हूँ, तो क्या मुझे इससे याद आ रहा है, और जो याद नहीं आ रहा है फिर आपको नोट्स उतारने हैं और उस चीज़ को करने हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। अब आपने उस चीज़ के बारे में पढ़ लिया 1 घंटा 2 घंटा, अब रात तो सोने से पहले उस चीज़ के 2-3 क्वेश्चन लगाने हैं। सुबह उठोगे तो सबसे पहले उस 2-3 उस चीज़ के 2-3 क्वेश्चन लगाओगे। तो ऐसे में आपको 2-3 क्वेश्चन में मुश्किल से 15 या 10 मिनट लगेंगे, और इधर भी 15 या 10 मिनट, पर इससे आपका वो जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होते जाएगा। मेरे हिसाब से ये जो रिवीजन स्ट्रेटजी है ये सबसे अच्छी है। हाँ कि ना? एक्टिव रिकॉल आपको करनी है। दूसरी बात, अब एक्टिव रिकॉल ऐसा नहीं है कि बस आप जो लता है उसे याद कर ले, आप तो कंसेप्ट भी याद आने चाहिए। हाँ कि ना? ठीक है। फिर आता है लास्ट थिंग क्या है, लास्ट चीज़ क्या है कि अपने ऊपर भरोसा रखें। एक गलती तो धनुर्धारी से भी हो जाती है, जब बैटल फील्ड में जब
युद्ध में, धर्म युद्ध में, जब उसका तीर अपने ही साथी के पीठ पे गलती से जा लगता है, पर क्या वो उस गलती को दूसरे युद्ध में दोहराएगा? अगर वो दोहराता है तब कहीं ना कहीं उसी में गलती है। पर अगर वो उस गलती से सीख जाता है और उस चीज को नहीं दोहराता, तब माना जाता है कि हाँ, वो जो गलती थी वो गलती है। तो जो चीज बार बार होती है वो गलती नहीं होती, वो इंटेंशनली किए जाने वाली दादे चोट होती है। हाँ कि ना? समझ में आया? ठीक है, तो अपने ऊपर भरोसा रखिए। और दूसरी चीज, हमने टीचर्स के ऊपर भरोसा रखिए कि उन्हें इतने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो एटलीस्ट उन्हें आता है पढ़ाना। उनके ऊपर भरोसा रखें। और ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल टीचर्स कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर रखें। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही टीचर रखें, या ज़्यादा से ज़्यादा दो टीचर रखें। और उनमें से भी हर दोनों टीचर के लेक्चर देखते हुए नहीं चलने। पहला जो टीचर है, मान लेते हैं, उस वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे तो उसी से पढ़िए। पर कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो आपको इस टीचर से समझ में नहीं आ रहे, तो ये दूसरे टीचर के आप लेक्चर देख सकते हैं। बस उस कंसेप्ट के लिए पता चला आप दोनों टीचर के नोट्स बनाते अपना टाइम वेस्ट कर लें, गलत है। ठीक है। और लास्ट थिंग, जो सबसे आखिर में बचा, बस इतनी सी बात थी। तो जो हम लोग का ये जो चैनल है जीत एक्सप्रेस, इसमें पिनाक सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी कंप्लीट करवा रहे हैं। जूलॉजी सुमित सर ले रहे हैं और बॉटनी मैं ले रहा हूँ। हाँ कि ना? मुझे जी सर बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ। दूसरी बात जो है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में चल रही है, तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि हम लोग बहुत कंसेप्चुअली पढ़ा रहे हैं। और एक बात बता दूँ, इसमें हम लोग जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं उनका पेड कंटेंट के लेवल का कंटेंट दे रहे हैं। मैंने तो और क्या किया, मैंने जो कोटा की कोचिंग्स हैं उनके जो वो हैं क्या नोट्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन दिलाई की और अपने नोट्स में ऐड की हैं, और उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। जितना कंसेप्ट आपको जरूरी है उतना दे रहे हैं, तो भरोसा करके देखें। और ये मान जो मैं ये बता दे रहा हूँ कि 12 की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के स्टार्टिंग वीक तक ख़त्म कर देंगे हम लोग 12 की बायोलॉजी। और ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं। इकोसिस्टम में आज फोर्थ लेक्चर आएगा। इकोसिस्टम में फोर्थ लेक्चर, जबकि आधा चैप्टर अभी जस्ट आधे चैप्टर पे पहुंचा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा स्लो पढ़ा रहा हूँ, ये क्लास में बकवास कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअली पढ़ा रहा हूँ। क्लास की शुरुआती के 10 मिनट अगर आप देखेंगे तो मेरे हमेशा रिवीजन के लेते हैं। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो भरोसा करें। आप तो जिससे पढ़ना है उससे पढ़ें। तो जय हिंद, हर हर महादेव, जय खाटू श्याम, जय श्री राम। मिलते हैं अब अगले दूसरे दूसरे किसी वीडियो में। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ऐसी वीडियो बनाता नहीं, मैं बस बनाता हूँ, बस रोज बनाता हूँ और चल देता हूँ। बस मेरा यही काम है, क्योंकि मुझे ये सब मुझे मनी बनना थी, मैं ये सब में वीडियो बना रहा हूँ। मैं इसलिए बनाया क्योंकि बहुत से जाने जो आपको मैच गाइडेड कर लें, जो ऐसा है कि अपना स्टार्टिंग टीचिंग से तो किए थे, पर अब बस वो बन के लग गए हैं इंफॉर्मेशन गैदरर या प्रोपेगेंडिस्ट या प्रोपेगेंडा करने वाले, कि अपने टेलीग्राम चैनल में पॉलिटिकल पार्टीज के वो शेयर कर रहे हैं वीडियोस। वो सब मैं नहीं करता। दूसरा, अपने चैनल पे डालते हैं एंटी इंडिया नेशनल एंटी इंडिया लोगों को सपोर्ट करने में, मुझे वो सब नहीं करने, क्योंकि मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे अपने समाज से बहुत प्यार है। तो जय श्री राम। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। ठीक।